पहले चरण की 102 में से कितनी सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है? क्या पहले चरण की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी ही जीत रही है? क्या पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर मोदी का जलवा कायम है? क्या राहुल गांधी तमाम कोशिशों के बाद भी मुसलमानों के वोट लेने में कामयाब नहीं रहे? 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल पहले चरण के लिए प्रचार का शोर भी थम जाएगा। अब सवाल यह है कि इन 102 सीटों में से कितनी सीटों के नतीजे मुसलमान तय करते हैं। मुस्लिम बाहुल सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? एक सवाल यह भी है कि मुस्लिम बाहुल सीटों में से कितनी सीटें मोदी को मिल सकती हैं। आज के मोदी और मुसलमान के इस एपिसोड में हम इसी की पड़ताल करेंगे। ऐसा लग रहा है कि राहुल की इस न्याय यात्रा पर मोदी की लहर भारी पड़ गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट खास तौर पर ऐसा बनाया गया था कि वो मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों को जरूर टच करे। राहुल गांधी के पक्ष में मुसलमान एकजुट भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी मोदी का जलवा कायम है। उदाहरण के तौर पर यह तस्वीरें देखिए। यह उस सहारनपुर का वीडियो है जहां 42% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद यूपी में मोदी के सबसे बड़े सेनापति योगी आदित्यनाथ का स्वागत कैसे हुआ, यह उनके रोड शो की इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और मुस्लिम बहुल इलाकों के लिहाज से ये सारी ही सीटें बड़ी हैं, क्योंकि इन 8 ही सीटों पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। जैसे सहारनपुर में 42%, कैराना में 42%, मुजफ्फरनगर में 40%, बिजनौर में 41%, नगीना में 43%, मुरादाबाद में 46%, रामपुर में 51% और पीलीभीत में 26% मुस्लिम आबादी है। यानी ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जिसे वोट दे दे वो जीत जाए। इसी वजह से पिछली बार इन 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बीएसपी जीती थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इन सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर मोदी की ही लहर चल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के फाइनल ओपिनियन पोल में यूपी में पहले चरण की सभी 8 सीटें बीजेपी ही जीत रही है। यानी जिस सहारनपुर में 42%, कैराना में 42%, मुजफ्फरनगर में 40%, बिजनौर में 41%, नगीना में 43%, मुरादाबाद में 46%, रामपुर में 51% और पीलीभीत में 26% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी जीत रही है। करीब 3 हफ्ते पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट पर गया था। मैंने कैराना के मुस्लिम बस्तियों का मन टटोलने की कोशिश की। मैंने जानना चाहा कि इस बार कैराना का मुसलमान क्या चाहता है, खासतौर से तब जब जैन चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में मुसलमानों की सोच में क्या कुछ बदलाव आया है या फिर नहीं। एक सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से मुसलमान कितना खुश है या फिर उसने इस बार अखिलेश यादव के साथ जाने का मन बनाया है। पिछले 3 हफ्ते में कैराना में बहुत कुछ बदल गया है। कैराना इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण सीट बन गई है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन, जो कैराना के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मां, पिता, दादा सब सांसद रहे हैं। इस बार वो खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चेहरे पर अब एक चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर खासकर हमारे यहाँ पर ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं लोकल इश्यूज़ का इमरजेंस, मतलब अब नेशनल इश्यूज़, और जो एक चेहरे पर भाजपा समझती थी कि वोट ले लेगी, इस बार लोग उसे दरकिनार कर रहे हैं। भाजपा की बाकी नीतियों से भी यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर भारी तादाद में युवा है जो इसी तरह रोड पर एक्सरसाइज करते थे, तैयारी करते थे, लेकिन अब एक तो अग्निवीर 4 साल के लिए उनको निराशा इतनी मिली है कि सिर्फ 4 साल के लिए उनकी तैयारी है।
तो उनमें भी निराशा है। कोई और भर्ती होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। जो किसान वर्ग है उनकी किसी भी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है। ना तो एमएसपी का दावा पूरा हुआ है अब तक, ना पुराना जो पेमेंट है बकाया गन्ने का वो हुआ है अब तक। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये परेशानियां जो हैं लोगों की, वो अभी जो कि तो है। जनता जो है वो सारे समीकरण को फेल कर देती है और नए समीकरण पैदा हो जाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव, खासकर मैं अपनी सीट के लिए कहूँगी, हम जो देख रहे हैं, हमें हर वर्ग का, हर बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। भेदभाव वाले जो कानून हैं, अभी उस पर एक प्रतिबंध यही लग जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है भाजपा की, क्योंकि राज्यसभा में उनके कम लोग हैं। अब अगर ये 400 पार होता है तो बिल्कुल भाजपा का कोई भी नीति लाभकारी नहीं है। सीएए का वो प्रस्ताव लागू किया है, तो सीएए से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसमें भेदभाव है। आप किसी एक, कोई भी एक धर्म हो या जाति हो, उसको आप छोड़ रहे हैं, बाकी सबको ले रहे हैं, तो ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। इकरा हसन के सामने बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग सांसद प्रदीप चौधरी हैं, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी खासी मेहनत कर रही है। योगी कैराना आकर यहां से पलायन करवाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है, वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। असल में बीजेपी भी ये मान रही है कि कैराना की ये सीट हॉट सीट के साथ साथ एक मुश्किल सीट भी बनी हुई है और इसकी गवाही कैराना के मुस्लिम मोहल्ले भी दे रहे हैं। एक सवाल यह है कि क्या वेस्टर्न यूपी की मुस्लिम बाहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी हार रही है, जबकि पिछली बार इसी मुस्लिम वोट ने बीजेपी को हराया था। इस बार समीकरण बदले हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जैसा कमजोर साथी है, जबकि पिछली बार मायावती साथ थी। तो इस बार जैन चौधरी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। एक बात समाजवादी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग की भी कही जा रही है, जिसका ग्राउंड पर नुकसान हो सकता है। तो पीएम मोदी की नीतियों से लाभार्थी होने वाले मुस्लिम मोहल्ले भी खेल बिगाड़ सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी, तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? पहले चरण में पूरे देश की कुल 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर की तादाद ठीक ठाक है, जिसमें असम की 2 सीट, बिहार की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, महाराष्ट्र की 1, राजस्थान की 6 सीट, तमिलनाडु की 1, यूपी की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 2, उत्तराखंड की 2 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में पहले चरण की मुस्लिम बहुल 24 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी जीत रही है।
जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर जीत रही है। यानी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% का है। यह मोदी का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि जम्मू कश्मीर की जिस उधमपुर सीट पर मुस्लिम आबादी 40% है, सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में वहां भी बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की नैनीताल सीट पर 20% और हरिद्वार में 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जीत रही है। पश्चिम बंगाल की कूचबिहार सीट में 26% और जलपाईगुड़ी सीट पर 15% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां बीजेपी ही जीत रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर बहुत प्रभावी है, इसीलिए अगर वहां मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीत रही है तो यह बड़ी बात है। लोकसभा की 42 में से 13 और विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 100 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम आबादी है। इसके बाद मालदा जिले में 51%, उत्तरी दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना में 36% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। वेस्ट बंगाल में मुसलमान टीएमसी का पक्का वोटर है। सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल विश्लेषण के अनुसार 2021 के विधानसभा चुनावों में 80% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। इसी वोट में सेंधमारी की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी कामयाब भी हो जाएगी। सीएनएक्स के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 सीटें जीत सकती है, यानी 19 से 5 सीट ज्यादा। टीएमसी को यहां से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। रही बात कांग्रेस की, तो वो यूपी की तरह यहां भी नील बटा सन्नाटा ही रह सकती है। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से भी पश्चिम बंगाल में लीड ले सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 44% और टीएमसी को 43% वोट मिल सकते हैं। 24 में बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिल सकते हैं। डीडी को करीब 1% वोट का नुकसान हो सकता है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए एग्रेसिव कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाई है और ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए कोई नई नहीं है। साल 2014 में ही बीजेपी ने यह समझ लिया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला एग्रेसिव कैंपेन के जरिए ही किया जा सकता है। 2019 में बीजेपी फुल फोर्स के साथ लड़ी और बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। ऐतिहासिक सीटें बीजेपी ने हासिल की और इस बार भी यही किया जा रहा है और ओपिनियन पोल का डेटा भी ये बता रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। इसीलिए वो अपने वोट बैंक को सीएए के बहाने एनआरसी और यूसीसी का डर दिखा रही हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है और ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों के लिए अपनी स्पीच तैयार कर दी है। আমরা থাকতে এনআরসি করতে দেব না, কে করতে দেব না, ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে দেব না। শুনুন, বাংলায় কোনো জোট নেই। তৃণমূল কংগ্রেসই হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের সাথে আছে দিল্লিতে, কিন্তু বাংলায় আমরা একা লড়ছি বিজেপির বিরুদ্ধে। কারণ সিপিএম এখানে বিজেপি করে, কংগ্রেস এখানে বিজেপি করে, তৃণমূলের ভোট কাটবার জন্য বিজেপি দালালি করে।
তৃণমূলকে সাহস দিয়ে লড়তে হয়, বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে হয়, সিবিআই বিরুদ্ধে লড়তে হয়, ইডির বিরুদ্ধে লড়তে হয়, এনআইএর বিরুদ্ধে লড়তে হয়, এনআরসির বিরুদ্ধে লড়তে হয়, কেয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হয়, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। जहां जहां देश में मुस्लिम आबादी है वहां वहां मोदी के विरोधी यही फैला रहे हैं कि मोदी आ गया तो अब सीएए के बाद एनआरसी भी लागू होगी, लोगों से कागज मांगे जाएंगे, नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा। वही नैरेटिव जो 5 साल पहले भी रचा गया था, इस बार मुसलमानों के वोट लेने के लिए फिर निकाला गया है। क्या है सीएए का कानून? भारत में ऐसे कानून को बना दिया गया कि अगर कन्नड़ के किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर एनआरसी एनपीआर होगा तो वहां पर लिस्ट लगाई जाएगी नामों की, और कोई भी जाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, मराठा हो, दंगर हो, वंजारा हो, उसको जाकर कोई भी कहेगा कि ये नाम पर मुझे ऑब्जेक्शन है, और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। और नागरिक बताने के लिए क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर है। और पार्लियामेंट में जब मैंने अमित शाह को पूछा कि क्या यह कानून तुम एनपीआर एनआरसी के लिए नहीं बना रहे, तो अमित शाह उठकर कहे कि हां ओवैसी जी, देश में होगा, एनपीआर एनआरसी होगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। जब एनपीआर एनआरसी होगा तो गरीब परेशान होगा, आदिवासी परेशान होगा, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान परेशान होगा। ये परेशान करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि मुसलमानों के वोट कैसे लेने हैं, इसीलिए उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में उन्हीं चीजों पर फोकस किया है जिसके जरिए वो मुसलमानों को डराना चाहते हैं। अभी तो ओवैसी बिहार के सीमांचल में भी जाएंगे, जहां मुस्लिम बहुल 4 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, और इन चारों ही सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। इनमें से 70% मुस्लिम आबादी वाली सीट किशनगंज से ओवैसी ने अपना कैंडिडेट भी उतारा है। मोदी जानते हैं कि बिहार के सीमांचल में मुसलमानों के वोट लेने के लिए क्या क्या कहा जाएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही सीमांचल में जाकर अपने विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। सीधे बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है, ये न डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है।